I, Professor Bhavesh Kumar Chauhan, Department of Electrical Engineering, BBD, ITM, Lucknow, welcome you in this lecture 11, which is basically based on measurement of high resistance. तो आज लगभग आधे घंटे में हम पहले तो ये समझेंगे कि हमने अभी क्या किया था पूर्व में और अभी इस यूनिट में हमारा क्या आउटकम होगा। साथ के साथ हम डिफरेंट मेथड्स को जो कि मेज़रमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी जानेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के लेक्चर में लेक्चर 9 में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और केल्विन्स डबल ब्रिज जो कि लो रेजिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल होता है उसको जाना था, और लेक्चर 9 के दौरान ही हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को भी समझा था, क्योंकि केल्विन डबल ब्रिज इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इटसेल्फ। तो इस में जैसा मैंने कहा, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन चैलेंजेस कि जब हम हाई रेजिस्टेंस मेज़रमेंट करते हैं तो हमारे सामने क्या चुनौतियां होती हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको समझेंगे हम। और फिर गार्ड सर्किट का क्या एलिमेंट है, यानी कि गार्ड सर्किट एक, जब भी हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं या हाई रेजिस्टेंस मेज़रमेंट की बात करते हैं तो गार्ड सर्किट एक बड़ा कॉमन टर्म है विच कम्स अक्रॉस which help us to reduce the error in measurement। इसकी मदद से हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, जो मापने में कोई त्रुटि आती है या गणना अगर हमारी ठीक नहीं हो रही है या हमको सही परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या है उसको हम जानेंगे। और साथ के साथ भिन्न भिन्न जो तरीके हैं उसके बारे में भी हमारी चर्चा शुरू होगी और फिर हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ये पहला भाग है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम आगे के भाग में जो बाकी रह जाएगा उन पर भी चर्चा जारी रखेंगे। यूनिट 1 में जो कि रिमेंबर के लेवल पे थी, हमने जाना था कि वी अंडरस्टूड हाउ टू इवेल्युएट द डिफरेंट एरर्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी। तो हमने इसको बखूबी समझा लगभग 9 लेक्चर्स में, एक्सेप्ट लेक्चर 8। और जो यूनिट 2 के दौरान जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे जारी होगी, हम इस यूनिट के कंप्लीट होने पर ये जान पाएंगे हमारी स्थिति। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू द डिस्प्ले द नॉलेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज सच एज रेजिस्टेंस इन बोथ लो, मीडियम, हाई एज वेल एज द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो जब हाई रेजिस्टेंस की बात होती है तो क्या चुनौतियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, इसको हम समझते हैं। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाई रेजिस्टेंस हमको कहाँ मिलेगा। अगर हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एक इंजीनियर की नज़र से देखें तो ये हाई रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर मौजूद है। और हाई रेजिस्टेंस से मतलब है हमारा जब हम मेगा ओम्स की रेंज में जाने लगते हैं, कई किलो मतलब 100 किलो ओम से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इससे जब हम मेगा रेंज या mega to mega even, because this is a very wide range, so when we operate in that region then we call it as a high resistance। so insulation resistance अगर हम बात करें तो ये common term है हाई रेजिस्टेंस के रेफरेंस में, common area है, and it basically you can see that the built up electrical equipments का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो इसी रेंज में आता है। फॉर एग्जांपल मशीन्स या केबल्स के इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें, और मशीन से मतलब हमारा सभी इलेक्ट्रिकल मशीन से मायने हैं, जो बड़ी मेजर मशीन्स हम इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग रोटेटिंग और स्टेशनरी मशीन्स। बिसाइड दैट लीकेज रेजिस्टेंस का भी जो कैपेसिटर का उसका मान भी जो है बहुत हाई होता है, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, दैट इज़ इन मेगा ओम्स और मैनी मेगा ओम्स। बिसाइड दैट वॉल्यूम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या सरफेस रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये भी हाई रेजिस्टेंस के ब्रैकेट में आती है, इट हैज़ ए वेरी हाई वैल्यू। बिसाइड दैट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एलिमेंट सच एज वैक्यूम ट्यूब सर्किट, तो वैक्यूम ट्यूब सर्किट का भी जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ ए वेरी हाई वैल्यू। देन क्या दिक्कतें हैं इसमें अगर जाने तो हाई रेजिस्टेंस जब भी मेज़रमेंट करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हम मेगा में 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 12 और इवन 10 टू द पावर 13, तो इस तरीके के जब इतने बड़े मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली एरर की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो देयर इज़ लेस एक्यूरेसी व्हेन वी कंपेयर इट विद ए मेजरमेंट एट ए लो लेवल। तो वहाँ पाया गया है कि आप
ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाते हैं। लेकिन जब आप बहुत हाई रेंज की बात करते हैं, बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ एरर पाया गया है कि वो 1 या 2% नहीं, वो ज़्यादा हो सकती है। वो दैट कैन रेंज बिटवीन 5 to even 25 or 40, बट दे स्टिल गिव यू ए रीजनेबल आइडिया। बिसाइड दैट, क्योंकि जब हम बहुत हाई रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की बात करें तो इसका मतलब है कि हम उस पर हाई वोल्टेज लगाएंगे, लेकिन हाई वोल्टेज लगाने के बाद भी अगर हमारा रेजिस्टेंस 10 to the power 12 है या 10 to the power 10 है, इसका मायने है कि निश्चित रूप से वहाँ पे जो करंट का मान होगा, द लो वैल्यू ऑफ करंट विल बी देयर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट, बिकॉज यू कैन नॉट हैव voltage exceptionally very high. Okay, that is also in an efficient system. अगर बहुत unnecessarily हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरीली हाई वोल्टेज लेके जा रहे हैं, साथ के साथ इंसुलेशंस के भी इश्यूज आएंगे और सेटअप भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट का जो मेजरमेंट सर्किट में होगा दैट विल बी रिलेटिवली लेस, मीन्स वो माइक्रो एम्पियर में होगा या इवन नैनो एम्पियर की रेंज में जा सकता है। Because even if we are applying a voltage in kilovolt, and if the resistance is in 10 to the power 9, meaning thereby current will be micro, or if the resistance is even more, अगर resistance उससे भी ज़्यादा है 10 to the power 12, so it may go even into nano ampere, तो मीनिंग thereby low current will be there। तो जब बहुत लो होगी तो इसका मतलब है कि एरर के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सिस्टम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, अदरवाइज और इट मे ऑल्सो गेट डैमेज, सो द एक्स्ट्रा केयर हैज़ टू बी टेकन। Okay, so it will be relatively less accurate, and at the same time it will be operating at a very low current value, so you have to be very sensitive in terms of measurement। Okay, so beside that इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो बहुत हाई है ये सिस्टम के कंपेरेबल हो सकता है, यानी कि जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या जो सर्किट में और एलिमेंट हैं, सो दैट मे बी कंपेरेबल विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है और जो उसका रजिस्टर है सिस्टम के अंदर जो आपने रेजिस्टेंस इन्वॉल्व किए हैं या जो सिस्टम का रेजिस्टेंस है, इट कैन बी कंपेरेबल विद दैट। तो जब ये कंपेरेबल है आपका इंटरनल सिस्टम रेजिस्टेंस और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जिसको मेजर कर रहे हैं, तो उस वजह से लीकेज करंट जो कि एक मेजर इशू है जब भी हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करते हैं, तो इट लीड्स टू द लीकेज करंट इश्यूज, एंड दीज लीकेज करेंट्स बिकम्स कंपेरेबल टू द करंट बीइंग मेजर्ड। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारे लिए हमारी जानकारी के लिए केंद्र बिंदु है, वो एक्चुअल करंट है जो उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस में या उस अननोन रेजिस्टेंस जिसको कि हम मेजर करने जा रहे हैं उसमें कितना करंट जा रहा है। लेकिन एक्चुअली कुछ करंट लीकेज के फॉर्म में भी मेन पाथ से डेविएट हो सकता है, तो उसको भी जानना, उसको रिड्यूस करना या उसको मेज़र करना ये ज़रूरी है अगर आप मेज़रमेंट एक्यूरेट करना चाहते हैं। सो एंड और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है जिसको आप मेज़र कर रहे हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस है, वो आपके सिस्टम रेजिस्टेंस के कंपेरेबल हो सकता है, तो लीकेज की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो लीकेज करेंट्स विच लीड्स टू द एरर्स एंड दिस। दूसरा एक और बात अहम है कि ये लीकेज करंट कोई फिक्स वैल्यू ऑफ करंट नहीं है, ये वेरिएबल भी हो सकती है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड कर सकती है। और इन्वायरमेंट कंडीशन से मायने हैं जैसे ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर, तो इस वजह से भी जो है लीकेज करंट में वेरिएशन आ सकता है। तो अगर लीकेज करंट में वेरिएशन आएगा तो आप अगर एक्चुअल करंट को रीड कर रहे हैं विच इज़ ए सम ऑफ लीकेज करंट एंड द रियल करंट, तो इट विल लीड टू द इनएक्यूरेट मेजरमेंट। तो लीकेज करंट को एक तो रिड्यूस करना, साथ के साथ उसका सही माप जानना जिससे कि आप एक्चुअल करंट को निकाल सकें, बिकॉज द मेजर्ड करंट if it includes both the component, that is actual current and leakage current, then leakage current has to be subtracted from the measured current to know the actual current, because तभी आप सही मान निकाल पाएंगे, otherwise this leakage current may give you the incorrect measurement। तो इसके अलावा जो है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स, other stray changes which you cannot attribute, which you cannot exactly identify or you cannot measure with the precision or accuracy, they may also appear, okay, leading to the errors। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट अगर नेबरहुड में है या सिस्टम में है तो दैट कैन ऑल्सो हैव एन अनडिजायरेबल इफेक्ट इन मेजरमेंट विच लीड्स टू द एरोनियस मेजरमेंट। बिसाइड दैट अल्टरनेटिंग फील्ड भी अगर नेबरहुड में है,
if there are alternating fields in the neighborhood, then can also impact the measurement. Okay, so therefore careful screening of critical points in measuring circuit is advised. तो इसलिए अगर जहाँ जहाँ आपको डाउट है कि यहाँ लीकेज करंट हो सकता है या यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो कि आउटसाइड सिस्टम से या इंटरनल सिस्टम जिसकी का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो उससे आपको एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी होगी, या अल्टरनेटिंग फील्ड आसपास नेबरहुड में है और वो को इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, तो उसको आपको स्क्रीनिंग करना होगा, उसको शील्डिंग प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज अगेन इट विल लीड टू द इनएक्यूरेट मेजरमेंट. So if we are conscious about it, then we can take care of it. Okay, we can reduce its impact, and if we are not conscious about it, then obviously it leads to the error in measurement. So that is why that must be kept in the mind. इसके अलावा क्योंकि हम जब टेस्ट करते हैं तो हमको फेयरली हाई वोल्टेज अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर हम 10 to the power 9 या 10 to the power 10 के रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, विच कैन बी एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस और मे बी इंसुलेटर और मे बी एज वी टॉक्ड अबाउट रिलेटेड विद द मशीन सम बिल्ट अप कंपोनेंट, देन ऑब्वियसली इफ यू वांट टू मेजर द करंट, to generate that current you have to apply certain voltage. Okay, a simple analogy. So for that, because the resistance is so high, meaning thereby you have to make use of very high voltage, okay, in order to raise the current to a reasonable value. Okay, because आपको समझना होगा कि अगर आप गैल्वेनोमीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में भी करंट माइक्रो एम्पियर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में नैनो एम्पियर तक हो सकती है, बट दे आर वेरी कॉस्टली एंड दे कैन बी डैमेज्ड इजीली इफ एक्सेसिव करंट फ्लोज एंड इफ यू हैव नॉट मैनिपुलेटेड इट्स रेंज, अगर उसमें प्रॉपर शंट्स वगैरह नहीं लगाए हैं तो वो कॉस्टली भी हैं डिवाइस. तो इसका मतलब क्या है कि आपको हाई वोल्टेज रेज करना होगा जिससे करंट आपकी सिग्निफिकेंट रहे एंड यू आर नॉट ऑपरेटिंग इन ए अल्ट्रा सेंसिटिव जोन. So that is why a very high voltage has to be used, and this therefore a sensitive galvanometer or microammeter is required. In ordinary galvanometer or ordinary millimeters, they are totally out of question in such type of measurement. You have to use only those kind of galvanometer which can give you a measurement in the range of nano, up to nano. Okay, even up to 0.1 nano is possible the measurement, but obviously those galvanometers are quite sensitive and they are the one which are preferred for the measurement of these very high resistances. Okay, if we are concerned about the reasonable accuracy. Now when the measurement of the resistance of low conductivity conductor is concerned, then the effect of various factors on R should also be taken care of. तो जब भी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, खास करके उस रेजिस्टेंस की जहाँ की लो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, तो हमको बाकी फैक्टर्स का भी ध्यान रखना होगा. बाकी फैक्टर से मायने हैं यहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस को ही लेके. जैसे अगर कार्डबोर्ड को देखें तो कार्डबोर्ड में ये देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर को लेट से 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो only this 20 degree Celsius temperature difference can increase its resistance or can manipulate its resistance by 13-fold or 13 times. So you can see just a difference of 20 degree from 20 degree Celsius to 40 degree is having a huge impact and implication in terms of the resistance of that system which is made up of cardboard. Similarly, if we talk about humidity impact, if you change in case of porcelain, if you change the surrounding system humidity from 10% to let us say 60%, it can increase the resistance of that system up to 30-fold, 30 times. So you can understand that in certain situations, कुछ निश्चित स्थितियों में जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं और ये कई गुना अपना असर कर सकती हैं, यानी कि एरर वुड बी many टाइम्स. यू कैन अंडरस्टैंड एज आई गेव यू द 2 एग्जाम्पल्स, दैट इज 13 times the resistance is increased, or in another case it is increased to 30 times, meaning thereby 3000% change. So that can lead to the huge errors. So that must be taken care of. Beside that, the magnitude of the voltage and the duration of the voltage which you are applying. Okay, we talked about the application that
high voltage are required so that a significant current level is achieved that is befitting for the measurement purpose. But mind it that how long you are applying the voltage and what is the magnitude of voltage, both are important. तो कितना उस विभवांतर का मान है और कितनी देर के लिए आप उस विभवांतर को लगा रहे हैं या वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग द हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट. तो ये चुनौतियां हैं. इसके साथ साथ एक और चुनौती है कि जब हम को डेफिनेट रेशियो की ज़रूरत होती है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में, फॉर ऑब्टेनिंग द डेफिनेट रेशियो विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो हमको कोई एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड भी करना होता है जिससे कि हमको एक प्रॉपर रेफरेंस मिल जाए, सो दैट वी कैन गेट द डेफिनेट रेशियोज. सो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट की वी हैव टू कनेक्ट वन ऑफ द पॉइंट टू अर्थ फॉर द accuracy in the measurement. So that must always be kept in mind. So that is also one of the thing that is has to be ensured. So इसको consciousness और चुनौती के रूप में आपको ध्यान में रखना होता है as a precaution, because that leads to the better or accurate measurement. In the measurement of insulation resistance, which means high resistance, the specimen often involves the significant capacitance. तो जब भी हम high resistance की बात करते हैं तो उसके साथ साथ इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज वेरिएशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो एक वर्चुअल कैपेसिटेंस भी ऑटोमेटिकली इट कम्स इनटू द प्ले. सो ऑन अप्लाइंग द डायरेक्ट वोल्टेज ए लार्ज चार्जिंग करंट फ्लोज इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. तो जब भी हम कोई डायरेक्ट वोल्टेज लगाएंगे डीसी, तो उससे क्या होगा कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिंग करंट विल बी इनिशिएटेड, ओके, एंड विच ग्रेजुअली डिक्रीज डाउन, जो बाद में धीरे धीरे यानी कि डीसी जैसे ही अप्लाई किया तो कैपेसिटिव इफेक्ट है, तो चार्जिंग होगी तो उसके बाद वो ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक के बाद अगर आपने वोल्टेज हटा भी लिया, वो चार्ज है, तो स्लोली जो है वो डिस्चार्जिंग होगी. सो द डिके विल बी देयर, एंड दिस डिके बेसिकली कंटिन्यूज, ओके, आफ्टर शॉर्ट इंटरवल. एंड मोर एवर इंसुलेटिंग जो मटेरियल है जिसका कि हम मेजरमेंट असेस कर रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो देयर. तो ये की प्रॉपर्टी को भी हमको ध्यान में रखना है. व्हाट इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन? इट मीन्स दैट व्हेन द मेन चार्जिंग करंट हैज डिकेड, जबकि मेन चार्जिंग करंट जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो उसके बाद भी स्लोली अब्जॉर्प्शंस जो कंटिन्यू होता है, यानी कि रिवर्स रेफरेंस में ओवर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डिके हुआ, लेकिन डिके हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है. पहले चार्जिंग हुई क्योंकि डीसी आपने अप्लाई कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हुआ, ओके, उसके बाद फिर डिके हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्चार्ज हुआ, लेकिन साथ के साथ अब्जॉर्प्शन भी इसमें होता है स्लोली, ओके. सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ द ट्रू कंडक्शन करंट, अगर उसको आपको राइट कंडक्शन करंट मालूम करना है तो वो डिले करना चाहिए, वो मेजरमेंट इमीडिएट नहीं होना चाहिए, ओके. एंड अनटिल अनलेस कि आपकी चार्जिंग और एब्जॉर्बिंग करंट दोनों जो हैं वो स्टेबलाइज कर गई हैं, ओके. बट सिंस द एब्जॉर्बिंग करंट्स दे टेक ए लॉन्ग टाइम टू डिके, जो ऑब्जॉर्बिंग करंट है काफ़ी समय तक धीरे धीरे वो फ्लो करती है, एब्जॉर्प्शन होता है, ओके, डिस्चार्ज के दौरान. सो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने लंबे समय के लिए फॉर मल्टीपल आवर्स आप वेट करें. तो इसलिए क्या है, कंडक्शन करंट को आप क्या मान के चलते हैं कि उसमें एक कंपोनेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन करंट का है, और उसको कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेते हैं, जिससे कि आपको रिलेटिवली बेटर मेजरमेंट मिले, प्रिसाइज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यू आर एबल टू डिटरमाइन, ओके, रिलेटिवली मोर एक्यूरेट वैल्यू यू आर एबल टू डिटरमाइन. देयरफॉर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या टेस्ट टाइम था जबकि आपने वोल्टेज अप्लाई किया था, और जब आपने करंट को ऑब्जर्व किया, यानी कि स्पेसिमेन की करंट रीडिंग को ऑब्जर्व किया, तो उसके टाइम को भी नोट करना और उसके इम्पैक्ट को या उसकी इम्प्लीकेशन को समझना ये भी ज़रूरी है जब हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं. अब जैसा मैंने पहले भी कहा, हम लोगों ने समझा कि लीकेज करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसको आप मेजर कर रहे हैं वो सिस्टम के साथ कंपेरेबल हो सकता है. तो करंट जो है वो टोटली केवल उसी रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी या इंसुलेशन रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी, ऐसा अमूमन नहीं होता है. देयर कुड बी ए लीकेज, ओके. तो क्योंकि कंपेरेबल रेजिस्टेंस पैरेलल में है,
ओके सिस्टम में। तो उस लीकेज को कैसे आप टेक केयर करें, इसके लिए गार्ड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द एरर कॉज्ड बाय द लीकेज करंट ओवर द इंसुलेशन। तो कोई लीकेज ना हो तो आप उसको एस्टिमेट करें और उसको टेक केयर करें गणना में, अपनी कैलकुलेशन में। सो इट इज बेसिकली यूज्ड टू एलिमिनेट द एरर दैट इज कॉज्ड बाय द लीकेज करंट। हाउ डू यू टेक केयर अबाउट दिस? बेसिकली क्योंकि हाई रेजिस्टेंस आप क्या करते हैं, वो माउंट कर देते हैं। इसके लिए क्या है कि हाई रेजिस्टेंस को माउंट कर देते हैं ऑन ए पीस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो रेजिस्टेंस एक तरीके से सेग्रीगेट हो गया, ओके आपने उसको प्रिसाइज पोजीशन दे दी फॉर द मेजरमेंट, ओके एंड देन यू डू द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ ए अमीटर वोल्टमीटर मेथड। फिर आप V और I को मेजर करते हैं, दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो जस्ट इन फॉलो अप। सो द माइक्रोमीटर इज देन मेजर्स द सम ऑफ करंट। तो पहली केस में आप सम ऑफ करंट को देख लेते हैं। सम ऑफ करंट से मतलब क्या है, एक तो मेन करंट जो कि उस रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रही है, साथ के साथ दूसरा लीकेज करंट जो कि लीकेज पाथ के थ्रू, यानी कि अगर कोई आपने बाईपास सर्किट दिया हुआ है या लीकेज रेजिस्टेंस है ये जो कि कैपेसिटर के रेफरेंस में भी हो सकता है, या लीकेज कोई भी पाथ है, तो उस लीकेज पाथ में कितना करंट जा रहा है, तो ये इन दोनों का सम है, मेन करंट प्लस लीकेज करंट, ओके। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू डू द कैलकुलेशन यू टेक केयर on that part. It can be easily understood with the help of this circuit diagram. So if you see here, then there are two topology. One is circuit A. Okay, in circuit A you can see that यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इंसुलेशन स्टैंड है, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, ओके ये रेजिस्टिव टर्मिनल है जिसको कनेक्ट किया हुआ है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे करंट जा रही है वो दिस इज ए सम ऑफ the main resistance current, main current, and then this is the leakage. So basically this micrometer in this case will be measuring both the components, but that will give you erroneous value. अगर आप V से I को डिवाइड करेंगे, इस V को I से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लीकेज का रेजिस्टेंस का कंपोनेंट भी आपकी मेन रेजिस्टेंस में आ जाएगा, एरोनियस मेजरमेंट होगा। लेकिन अगर आप इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाएं और फिर आप मेन करंट आप यहां देख रहे हैं जा रही है, और दूसरी जो है वो गार्ड टर्मिनल जो कि प्रॉपरली आपने डिफाइन किया हुआ है, सेम पोटेंशियल पर है लेकिन इसने आइसोलेट किया हुआ है रेजिस्टेंस टर्मिनल को, उसको कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्शन को आप लेके जाते हैं माइक्रोमीटर के उस एंड पे, माइक्रोमीटर के उस एंड पे जो बैटरी साइड पे लगा हुआ है। तो उससे क्या है, जब आपने वोल्टेज को अप्लाई किया इस बैटरी के थ्रू तो एक पाथ मिल रहा है इसको जो कि इस रेजिस्टेंस टर्मिनल को बाईपास कर रहा है, जो कि लीकेज करंट वाला पाथ है, और दूसरा जो मेन है वो केवल रेजिस्टेंस टर्मिनल से कनेक्टेड है क्योंकि ये इंसुलेटेड स्टैंड पर है, आप देख रहे हैं। तो ये यहां पे केवल रेजिस्टेंस में वही करंट जाएगी, देयर विल नॉट बी एनी लीकेज करंट। लीकेज करंट विल सिंपली बाईपास द रेजिस्टेंस, ओके दिस मेन रेजिस्टेंस। तो ये यहां पे कनेक्ट करके जा रहा है, और क्योंकि इन दोनों का सेम पोटेंशियल है, देयर इज ए सेपरेशन, इंसुलेटेड सेपरेशन, बट दे आर ऑफ द सेम पोटेंशियल, तो इनमें अंदर इंटरनल लीकेज होने की कोई संभावना नहीं है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। द फर्स्ट इज द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, ओके तो इसको आज थोड़ी सी इसकी संक्षिप्त में चर्चा होगी। देन लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ओके एंड देन मेगा ओम ब्रिज, एंड देन मेगर। This mega ohm bridge is a minor modification again of a Wheatstone bridge, and this megar is basically for the measurement of even fault detection in a cables. It's a with the help of hand driven generator we do the insulation resistance measurement. So इसके बारे में भी आगे विस्तार में चर्चा होगी, but let's discuss about the direct deflection method. This direct deflection method is you can see is for the purpose of, like all the four methods, it is for the measurement of high resistance. So and which is usually most often than not is the insulation resistance of cable, okay। तो इसमें सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की हम मदद लेते हैं, डी आर्सेनोवाइल टाइप, और इसकी सेंसिटिविटी यूजुअली जो है वो 1000 mm पर माइक्रो एम्पियर की रेंज में होनी चाहिए। अगर आपको रिलेटिवली एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ माइक्रोमीटर, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमीटर काम नहीं करेगा, you have to make use of a ammeter which is able to give you a measurement up to 1 nano ampere, okay। so therefore applied voltage भी आपको 1 किलोवाट या उससे हाई रेंज में लेना होगा,
और जो इससे आर का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इतना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लिया है तो यू कैन डू द मेजरमेंट अप टू 10 to the power 12 और 10 to the power 13 ohms, मीन्स मेगा ohms, यू कैन अंडरस्टैंड। सो द गैल्वेनोमीटर विच मेजर्स द करंट बिटवीन कंडक्टर एंड मेटल शीथ, वो आपके दोनों के बीच की करंट को मेजर करेगा, और लीकेज जो भी है ओवर द इंसुलेटिंग मटेरियल कैरिड बाय द गार्ड वायर, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय दिस, दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप यहाँ देख रहे हैं बीच में सीट्स दिखाई दे रही हैं, मेटल सीट भी दिखाई दे रही है, ये केबल है, तो इनके बीच का आप विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी, सो विद द हेल्प you see that one galvanometer is connected here, okay, the galvanometer is connecting here, ये की है, इसको आपने अगर बाईपास करना है तो स्विच दबाएंगे, अदरवाइज आप ये देख रहे हैं कि मेन रेजिस्टेंस पे ये जो करंट है मेन, वो यहाँ कंडक्टर के अक्रॉस मेजरमेंट पाथ दे रहा है, ये आप देख रहे हैं V से वोल्टेज जा रहा है, और दूसरा जो है ये लीकेज करंट ये गार्ड वायर के पास है। तो आप ये देखिए ये गार्ड वायर सेपरेटेड है और यहाँ ये कंडक्टर सेपरेटेड है, तो आप ये दोनों करंट का मेजरमेंट सेपरेटली आप ये देख रहे हैं। दिस इज द सम and these are the two components, so you can measure this IR specifically, so this will give you a reading of only IR, okay, and if you bypass this then automatically both the currents are going, so this G will give you the measurement exactly at the conductor part, not at the insulating material. एंड तो ये तो जब है जबकि आपका सीट इन्वॉल्व है, सीट का मतलब था जो आप बीच में इंसुलेटिंग लेयर्स आप देख रहे थे, ओके, दिस इंसुलेटिंग लेयर, तो ये केबल्स में दे आर देयर, यू कैन सी द इंसुलेटिंग लेयर्स हियर इन फॉर्म ऑफ ए सीट। देन अगर सीट नहीं है तो भी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी गार्ड टर्मिनल दिया हुआ है, उस केस में जबकि सीट नहीं है तो आप उसको एक बीकर में रख लेते हैं, और बीकर में जो है सलाइन वाटर रखते हैं, तो लगभग 24 घंटे आप उसको तैयार करते हैं, और टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं, और फिर आप इस पे स्पेसिफिक करंट आप देख रहे हैं, यहाँ भी जो मेन कंडक्टरी करंट है वो मेजर हो रही है, और लीकेज के लिए ये आपके गार्ड टर्मिनल्स में मेजरमेंट दिया हुआ है। सो दिस इज सिमिलर। और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड्स में आप डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं अपर इलेक्ट्रोड है और ये लोअर इलेक्ट्रोड है, इनका मेजरमेंट, और यहाँ बीच में स्पेसिमेन शीट है, तो और इसमें आप करंट का मेजरमेंट स्पेसिफिक एनोड्स में इलेक्ट्रोड्स में कर रहे हैं। ये लॉस ऑफ चार्ज मेथड के डिस्कशन को हम अगले लेक्चर में जारी रखेंगे। तो ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आगे भी लेक्चर 12 में जारी रहेगा और लेक्चर 13 में, तो आगे के लेक्चर्स को भी ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।